नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने देर रात जारी की पहली लिस्ट। 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। यशपाल और उनके बेटे संजीव आर्य को मिला टिकट। 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार राजपथ पर होंगे उत्तराखंड झांकी के दीदार। बद्रीनाथ समेत हेमकुंड साहिब के होंगे दर्शन। भव्य होगा नजारा। प्रदेश भर में बदले मौसम के मिजाज से कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। दून समेत मैदानी इलाकों में बारिश जारी। और उत्तराखंड में 31 जनवरी तक बढ़ाई गई कोविड गाइडलाइन की अवधि। 31 तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल। नामांकन के बाद राजनीतिक दलों को मिलेगी राहत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी है। 53 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की घोषणा हो चुकी है। बाकी की सीटों पर जल्द ही तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में किन नेताओं को शामिल किया है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस ने आधी रात को 53 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की पहली सूची में कुमाऊं की 29 में से 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। देखा जाए तो ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर ही दांव खेला है। घोषित सूची में पार्टी के सभी 9 सिटिंग विधायकों को जगह दी गई है। खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। पहली सूची में 3 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने केवल कालाडूंगी, लालकुआं, रामनगर और सल्ट सीट से प्रत्याशी घोषित करने में देरी की। इसके साथ ही प्रत्याशियों में पूर्व सीएम हरीश रावत और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के नाम भी अभी लिस्ट में नहीं है। सोमेश्वर सीट पर सांसद प्रदीप टम्टा के नाम को लेकर जो असमंजस के हालात रहे, वो भी राजेंद्र बाराकोटी का नाम तय होने से दूर हो गया। उधर दूसरी तरफ गदरपुर सीट पर इस बार राजेंद्र पाल की जगह पूर्व में बसपा से विधायक रहे प्रेमानंद महाजन को मौका दिया गया। पार्टी ने बाजपुर से पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल से संजीव आर्य को टिकट देकर एक तरह से एक परिवार में एक ही टिकट की बजाय जिताऊ प्रत्याशी की बात को अहमियत दी है। सितारगंज से पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े नवतेज पाल सिंह की कांग्रेस में वापसी के बाद पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों में पहली सूची में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी को खटीमा से, तिलकराज बेहड़ को किच्छा, ज्योत सिंह बिष्ट को धनौल्टी से टिकट दिया है। वहीं चौथे अध्यक्ष रणजीत सिंह ने रामनगर सीट से टिकट मांगा है, लेकिन अभी वो वेटिंग लिस्ट में हैं। अब देखना है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में किन महानुभावों को टिकट दिया जाता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद देर रात कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन किन बड़े नामों को लिस्ट में शामिल किया गया है? देखिए, बहुत इंतजार कराया कांग्रेस अपनी लिस्ट के लिए, लेकिन हालांकि अब जो है ये लिस्ट जारी हो गई है। हालांकि अभी भी कई नामों का ऐलान होना बाकी है। कुल 53 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए गए हैं और इसमें ज्यादातर नाम वही हैं जो पहले से जिनकी उम्मीद जताई जा रही थी और जो एक तरीके से कहिए कि उस इलाके में या उस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के तौर पर हैं। हाँ, कुछ नाम बहुत चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। आपको पुरोला से जो दिया गया है टिकट, वो मालचंद को दिया गया है। दिलचस्प ये है कि मालचंद हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहले ये बीजेपी के कभी विधायक हुआ करते थे। इन पे दांव खेला है यहाँ से कांग्रेस ने। इसके अलावा यमुनोत्री से दीपक बिजवाण को दिया गया है। दीपक कभी बीजेपी के करीब हुआ करते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। इसके अलावा आप देखिए कि खटीमा से जहां से मुख्यमंत्री कंटेस्ट करते हैं, वहां से एक बार फिर से भुवन कापड़ी को दिया गया है। भुवन कापड़ी उस इलाके में बेहद मजबूत माने जाते हैं। भुवन कापड़ी ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी और लगभग महज जो पुष्कर धामी की जीत का फर्क था वो महज 2709 वोटों का था। तो एक बार फिर से खटीमा में उन्हीं को उतारा है। आशीष, हाल ही में यशपाल और उनके बेटे संजीव आर्य भी कांग्रेस में शामिल हुए थे और दोनों को ही पार्टी ने टिकट दिया है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में एक परिवार से 2 टिकट की परंपरा
कायम ही है? देखिए, कांग्रेस में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि एक परिवार से 2 टिकट न दिए जाएं, और मुझे लगता है उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए कांग्रेस आगे बढ़ी है, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस वक्त जिताऊ उम्मीदवार बहुत जरूरी है। ये उनके लिए जरूरी नहीं है कि एक परिवार से एक ही टिकट का जो नियम है उसको फॉलो किया जाए। लिहाजा आप ये मानिए कि नैनीताल और बाजपुर से जो 2 सीटें हैं, ये बेहद मजबूत सीटें हो गई हैं कांग्रेस की। संजीव आर्या बेहद मजबूत हैं। हालांकि यहाँ पर उनका मुकाबला कांग्रेस की पूर्व विधायक रही सरिता आर्य से होगा, जो हाल ही में बीजेपी में आ गई हैं, और बीजेपी ने उन्हें वहां से टिकट भी दे दिया है। लेकिन नैनीताल में संजीव आर्या बेहद मजबूत माने जाते हैं। इसके अलावा बाजपुर में भी जिस तरीके से यशपाल आर्या उतरे हैं, वहां पर भी उनका बहुत अच्छा दबदबा है यशपाल आर्या का। तो 2 सीटें, मुझे लगता है कि 2 सीटें बेहद मजबूत उम्मीदवारों को दी गई हैं, और कांग्रेस के लिए जरूरी है फिलहाल कि उनके लिए जिताऊ उम्मीदवार हो, बनिस्पत इसके कि ये जो सीटें हैं, या फिर हम जो रूल है एक तरीके का कि एक परिवार से एक ही टिकट, इसको फॉलो करना। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए जिताऊ उम्मीदवार जरूरी है। जी आशीष, कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम कहीं से कहीं तक शामिल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि दूसरी लिस्ट में हरीश रावत का नाम शामिल हो सकता है? देखिए, मुझे उम्मीद कम है इस बात की कि हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो जिन सीटों से उनके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लगभग उन सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब एक हरिद्वार ग्रामीण देखना होगा कि हरिद्वार ग्रामीण, जिससे वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, वहां से अगर उम्मीद हुई तो वो आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि धारचूला से बात की जा रही थी। धारचूला से हरीश धामी आ गए हैं वहां से, क्योंकि वो सेफ सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए, बहुत मजबूत रहते हैं वहां पे हरीश धामी। इसके अलावा कुछ और सीटें थी जहां से कहा जा रहा था कि शायद वो लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि वो लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अभी इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी हो जाए, उसमें भी 11 नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। तो इसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने सभी नामों का ऐलान कर देगी। और हरीश रावत के जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि चुनाव लड़वाने का काम करें, क्योंकि पिछली बार भी वो यही कह रहे थे कि मैं 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा, वहां पे लड़वाने में मैं फंसा रह गया और अपने पार्टी पे ध्यान नहीं दे पाया। तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात है जो डोईवाला की कर रही है, डोईवाला में पूरी तरीके से कांग्रेस फिलहाल इस बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी वहां से किसको उतारती है, क्योंकि डोईवाला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से कंटेस्ट करके जीत कर आए थे। लेकिन इस बार दिलचस्प ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के लिए जितनी बड़ी मुश्किल है कि वहां पे किस उम्मीदवार को उतारती है, और उसके बाद वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस है कि जिसको बीजेपी उतारती है उसकी काट के लिए हम किसको उतारते हैं। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला डोईवाला में इस बार होने वाला है, और मुझे लगता है कि जो लड़ाई भी होगी, जो फाइट भी होगी, बड़ी दिलचस्प होगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डोईवाला सीट पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है कांग्रेस। आशीष, तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार उत्तराखंड की आकर्षक झांकी नजर आएगी। इस झांकी में जहां बद्रीनाथ धाम के दर्शन होंगे, तो वहीं टिहरी डैम, हेमकुंड साहिब और डोबरा चांठी पुल को भी लोग देख सकेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार गणतंत्र दिवस की परेड पर उत्तराखंड की झांकी में केदारखंड नजर आए थे। देवभूमि की पावन धरती, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। माँ गंगा की धारा जहाँ कल कल बहे, जमुना की बहती लहर मीठे स्वर कहे। हिम पर्वतों के बीच में बद्री केदार स्वयं रहे। नित विकास हो रहा है यहाँ, हो रहे मार्ग से तू निर्माण। देवभूमि की पावन धरती, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश भर में बदले मौसम के मिजाज ने समूचे उत्तराखंड में एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। कड़ाके की इस ठंड में सैलानी जहां बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। समूचे उत्तराखंड में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, और जैसा कि मौसम विभाग का पूरा अनुमान था कि 24, 25 और 26 फरवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार
हैं तो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो सटीक साबित होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल से समूचे उत्तराखंड में जो है बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मसूरी की हम बात कर लें, धनौल्टी की हम बात कर लें, चक्राता की बात करें, पिथौरागढ़, चमोली, ये तमाम वो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और लोग जो हैं बर्फबारी की खबर मिलने के साथ ही उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि मैदानों में लगातार बारिश हो रही है और उससे लोगों की परेशानियां तो बढ़ी हैं, यकीनन ठंड में भी कड़ाके की इजाफा हुआ है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मौसम किस तरह बदला हुआ है। देहरादून में कल से ही बारिश हो रही है और इस वक्त भी तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और इसकी वजह से देहरादून के तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आई है। और आने वाले 1-2 दिन में मौसम की मैं बात करूं, मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे और यकीनन मौसम साफ होता तो हमारे पीछे आप मसूरी की पहाड़ियों पर बर्फबारी की झलक देखते और हम आपको दिखाते। लेकिन इस वक्त जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी तेज़ बारिश इस वक्त देहरादून में हो रही है। तो आपसे यही कहना है कि अगर आप बर्फबारी देखने का शौक़ रखते हैं तो चले आइए उत्तराखंड, क्योंकि आपका ये सपना, आपका ये ख्वाहिश उत्तराखंड में पूरी हो सकती है। क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वो बर्फबारी से लकदक हो चुके हैं और आपको भरपूर बर्फबारी का लुत्फ जो है वो यहाँ उठाने को मिलेगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं सबिहा, देहरादून। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने कोविड गाइडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। 22 जनवरी से बढ़ाकर सभी पाबंदियों को अब 31 जनवरी तक कर दिया गया है। प्रदेश भर में सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग की गाइडलाइन को भी कोविड प्रतिबंध में शामिल किया गया है। हालांकि 31 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों को छोटी सभाओं की अनुमति होगी, जिसमें सीमित संख्या तय की गई है। इसके अलावा रैली, प्रदर्शन, रोड शो, पदयात्रा, बाइक रैली, इन सभी आयोजन पर पाबंदी रहेगी। बीजेपी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान होने के बाद से ही बगावत की चिंगारी सुलग रही है। हालात ऐसे हैं कि पार्टी के भीतर अनुशासन तार-तार हो गया है। कई विधायक और नेता ऐसे हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कई नेताओं ने पार्टी की गतिविधियों से ही किनारा कर लिया है। हालांकि अब भाजपा अपने डैमेज कंट्रोल में भी जुट चुकी है। रूठों को मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भाजपा के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही बगावत की चिंगारी सुलग रही है। कई नेताओं को टिकट नहीं मिला तो कई नेताओं के टिकट काटे जाने से नाराजगी फूट पड़ी है। पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक और नैनीताल से रुद्रप्रयाग तक पार्टी संगठन में विद्रोह शुरू हो चुका है। कई दावेदारों ने भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने का रुख अपनाया है। हालांकि इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए और डैमेज कंट्रोल के लिए अब भाजपा ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन पार्टी में जो असंतोष की स्थिति बनी है वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होने वाली। पहली लिस्ट जारी करते हुए 10 सिटिंग विधायकों को रिप्लेस कर 59 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही देहरादून से चमोली और बागेश्वर तक बवाल शुरू हो गया। नरेंद्र नगर सीट पर पूर्व विधायक और टिकट के दावेदार ओम गोपाल रावत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर कांग्रेस में जाने की बात कही। द्वारहाट से महेश नेगी ने तीखे तेवर दिखाए। तो इस बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, कर्णप्रयाग, कैंट, रायपुर और धर्मपुर विधानसभा सीट से भी दावेदार नाराज दिखे। इतना ही नहीं, नाराज कार्यकर्ताओं ने इसे साजिश करार दिया है। ऐसे में भाजपा को जिन विधानसभा सीटों पर असंतोष की स्थिति से ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व सदस्यों को झोंक दिया गया है और रूठों को मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या पार्टी अपने रूठों को मनाने में कामयाब होती है या फिर भाजपा को कोई दूसरी रणनीति पर काम करना होगा। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल विधानसभा से पूर्व कांग्रेस नेता सरिता आर्य को टिकट दिए जाने पर मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य ने पार्टी से बगावत करने की रणनीति बना ली है। दिनेश आर्य का कहना है कि नाराज लोगों से बात कर कोई कदम जरूर उठाया जाएगा। 6 महीने से लगातार इस विधानसभा के कोने कोने में जाकर प्रचार कर रहे हैं। उनकी अनदेखी कर एक ऐसी प्रत्याशी जो चलने फिरने में भी अक्षम है, आर्थिक दृष्टि से भी उसका आर्थिक तंत्र दृष्टि से भी टूटी हुई है, तो वो उसको लेके आना
हम सब कार्यकर्ताओं से की अनदेखी है हमारे साथ धोखा। वहीं बगावत की चिंगारी भीमताल में भी देखने को मिल रही है। यहां पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष मनोज शाह ने अपने 300 समर्थकों के साथ मिलकर भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। हम लोगों से पूछा गया था, वोटिंग तक इस बार हुई थी और जो वोटिंग का भी निर्णय आया था उसके आधार पर भी जो निर्णय गलत किया है, तो सारे कार्यकर्ताओं का एक मन है कि हम सब लोग जो हारने वाले को अपने प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, आपस में ही प्रत्याशी को चुनाव लड़ाकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक इस भीमताल विधानसभा से जिता कर भेजेंगे। ऐसा निर्णय लिया गया है। इसी निर्णय के आधार पर हम लोगों ने 300 लोगों ने अभी अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए चुनाव लड़ने का मन बनाया। कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधानसभा सीट से विधायक अरविंद पांडे को टिकट मिलने पर उनके समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं। अरविंद पांडे को जिताने के लिए डोर टू डोर प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं अरविंद पांडे का कहना है कि भारी मतों के साथ वो इस बार जीत हासिल जरूर करेंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। कांग्रेस ने देर रात जारी की पहली लिस्ट। 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। यशपाल और उनके बेटे संजीव आर्य को मिला टिकट। 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार राजपथ पर होंगे उत्तराखंड झांकी के दीदार। बद्रीनाथ समेत हेमकुंड साहिब के होंगे दर्शन। भव्य होगा नजारा। प्रदेश भर में बदले मौसम के मिजाज से कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। दून समेत मैदानी इलाकों में बारिश जारी। और उत्तराखंड में 31 जनवरी तक बढ़ाई गई कोविड गाइडलाइन की अवधि। 31 तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल। नामांकन के बाद राजनीतिक दलों को मिलेगी राहत।